धीरे धीरे चलाते हुए सड़क पर रानीपुर की ओर बढ़ रही थी। वह साधारण सी सलवार सूट पहने हुए थी, जैसे किसी गांव की एक आम लड़की। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह पुलिस कमिश्नर मिस्टर वर्मा की बेटी है। उस दिन वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। बाजार पार करते ही उसने आगे सड़क किनारे 5-6 पुलिस वालों को देखा जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनमें इंस्पेक्टर सुरेश भी मौजूद थे। वही सुरेश जो उसी थाने में तैनात था जहां उसके पिता का आना जाना रहता था और जिसे मिस्टर वर्मा अपना अच्छा दोस्त मानते थे। जैसे ही प्रिया उनकी ओर पहुंची, सुरेश ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। प्रिया ने स्कूटी साइड में लगाई तो इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, कहां चली जा रही हैं बिना हेलमेट के? और स्कूटी भी इतनी तेज क्यों चला रही थी? अब तो चालान तो कटेगा ही, वरना आप लोगों का एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। प्रिया ने विनम्रता से जवाब दिया, सर माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक शादी में जा रही हूं, छोड़ दीजिए ना। और मैंने स्कूटी तेज नहीं चलाई, सिर्फ 30 की स्पीड पर थी। लेकिन इंस्पेक्टर सुरेश भड़क गया, तू हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? ज्यादा बकवास मत कर, जो कहां है वह मान। बदतमीज लड़की, ज्यादा अकड़ दिखा रही है। इतना कहकर उसने गुस्से में प्रिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे अब तक नहीं पता था कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि कमिश्नर मिस्टर वर्मा की बेटी है। आसपास कुछ लोग तमाशा देखने जुट गए, लेकिन कोई आगे आकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब मन किया स्कूटी निकाल ली। ज्यादा ड्रामा मत कर, वरना तुझे अभी जेल भिजवा दूंगा। जल्दी से 5000 का चालान भर, नहीं तो स्कूटी के साथ तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। प्रिया हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने अहंकार में चूर है। वह शांत स्वर में बोली, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 5000 दे सकूं, और वैसे भी इतना चालान किसी मामूली गलती का नहीं होता। लेकिन यह सुनकर सुरेश और भड़क गया। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, हेलमेट लगाना नहीं आता और ऊपर से जुबान चला रही है। अब चालान नहीं भरेगी तो लॉकअप में डाल दूंगा, देखते हैं क्या कर लेती है। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, चलो इसे थाने ले चलते हैं, बहुत हवा में उड़ रही है, अब इसे जमीन पर लाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर सुरेश ने गुस्से में 2 सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे और थाने ले चलो, इसी थाने में इसका मजा चखाते हैं। ऐसे नहीं मानेगी, इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। दोनों सिपाही आगे बढ़े और प्रिया के दोनों हाथ पकड़ लिए। प्रिया ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। वह भड़कते हुए फिर से प्रिया के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। प्रिया अब तक सब सहन कर रही थी, लेकिन उसने मन में ठान ली थी कि इस अहंकारी इंस्पेक्टर को कानून के जरिए सबक सिखाएगी। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। थप्पड़ खाने के बाद प्रिया थोड़ा लड़खड़ाई, मगर खुद को संभाल लिया। वह दृढ़ आवाज में बोली, आप बिना वजह एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बाद में बहुत पछताओगे, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन सुरेश और भड़क गया, बहुत जुबान चल रही है, ले चलो इसे। सिपाहियों ने प्रिया को कसकर पकड़ लिया और थाने की ओर ले गए। थाने पहुंचते ही सुरेश ऊंची आवाज में बोला, कहां मर गए सब लोग? जल्दी चाय लाओ, एक खास मेहमान लाए हैं, इनकी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी। एक सिपाही भागकर चाय लाया और सुरेश आराम से डेस्क पर बैठ गया। अब तुझे दिखाते हैं हमारी ताकत। कानून के साथ पंगा ले रही थी ना, अब समझ में आएगा तेरी औकात क्या है। उसने बिना वजह प्रिया के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की और बोला, देख लिया, रिपोर्ट तैयार है, अब अंदर डालो इसे, इसका सारा एटीट्यूड निकाल देंगे। थोड़ी ही देर में प्रिया को एक गंदे अंधेरे लॉकअप में डाल दिया गया, जहां बड़े बड़े मच्छर भिनभिना रहे थे और बदबू से सांस लेना मुश्किल था। समय धीरे धीरे बीत रहा था कि तभी थाने का दरवाजा खुला। अंदर एसएचओ रवि सिंह आए। नजर लॉकअप में खड़ी प्रिया पर पड़ी। उन्होंने सुरेश से पूछा, क्या मामला है, इसे लॉकअप में क्यों डाला? सुरेश ने बेझिझक कहा, सर ये लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी और तेज भी चला रही थी, रोकने पर बदतमीजी करने लगी, इसलिए मजा छकाने लाए हैं। रवि सिंह हंसते हुए बोले, अच्छा किया, इन लोगों का एटीट्यूड बहुत होता है, कानून के आगे खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्होंने असल वजह जानने की कोशिश भी नहीं की और प्रिया को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। प्रिया समझ गई कि यहाँ के दोनों अधिकारी कानून के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। उसके पास न मोबाइल था न किसी से मदद मांगने का तरीका, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसी दिन शाम करीब 4 बजे उसके पिता पुलिस कमिश्नर मिस्टर वर्मा किसी काम से थाने पहुंचे। थाने में प्रवेश करते ही उनकी नजर लॉकअप में खड़ी एक सलवार सूट पहने लड़की पर पड़ी। वह तुरंत पहचान गए, वह उनकी बेटी प्रिया थी। मिस्टर वर्मा तुरंत लॉकअप की ओर बढ़े और हैरान होकर बोले, प्रिया तू यहां क्या कर रही है?
किसने तुझे लॉकअप में डाला? क्या हुआ है? पास खड़ा एक सिपाही यह सब सुन रहा था। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि कमिश्नर साहब की बेटी है। वह दौड़ते हुए सुरेश के पास गया और सब कुछ बता दिया। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराहट में भागते हुए लॉकअप के पास आया और बोला, कमिश्नर सर, ये लड़की सड़क पर बदतमीजी कर रही थी, कानून तोड़कर स्कूटी चला रही थी। जब हमने रोका और समझाया तो इसने हमें गालियां दी और कहा, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम लोगों को सस्पेंड करवा दूंगी। बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, इसलिए हमने इसे लॉकअप में डाल दिया। मिस्टर वर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये मेरी बेटी है और आपने जो किया है वह बिल्कुल गलत है। ये सुनते ही सुरेश के हाथ पांव कांपने लगे। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, सर, ये आपकी बेटी है, मुझे नहीं पता था, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा ये कोई गांव की आम लड़की है इसलिए गिरफ्तार कर लिया। चलिए, मैं अभी लॉकअप खोल देता हूं और इसे छोड़ देता हूं। लेकिन मिस्टर वर्मा ने सख्त आवाज में कहा, लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं है, अब जो करना है मैं करूंगा। आपने जो किया है वह कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उन्होंने तेज स्वर में पूछा, एसएचओ रवि सिंह कहां है? तभी रवि सिंह पास आकर खड़े हो गए। जी बोलिए सर। मिस्टर वर्मा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी बेटी को लॉकअप में क्यों डाला? पास खड़े एक सिपाही ने जल्दी से ताला खोला और प्रिया को बाहर निकाला। प्रिया बाहर आते ही अपने पिता के पास गई और पूरे घटनाक्रम की कहानी सुना दी। सड़क पर रोकना, बिना वजह चालान की धमकी देना, थप्पड़ मारना और बदतमीजी करना। मिस्टर वर्मा सब सुनकर समझ गए कि सुरेश और रवि सिंह दोनों ने अपनी वर्दी और पद का गलत इस्तेमाल किया है। उनके भीतर का अधिकारी और पिता दोनों गुस्से से भर उठे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, इन दोनों को उनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। बिना वजह मेरी बेटी पर हाथ उठाया, वह भी 2-2 बार, और कानून की धज्जियां उड़ाई। अब इन्हें सजा दिलाना ही पड़ेगा। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, अब आप लोग बच नहीं सकते। आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है और एक लड़की पर हाथ उठाया है। मैं आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगा। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से डीएम साहब को कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी दी। थाने का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। हर पुलिस वाले को महसूस हो रहा था कि अब इस मामले में कोई भी बच नहीं पाएगा। थाने में एक भारी सा सन्नाटा फैल गया था। कमिश्नर मिस्टर वर्मा की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि कोई भी सामने खड़ा कांपने लगे। डीएम साहब, मुझे आपसे तुरंत मुलाकात करनी है, मामला गंभीर है, मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकता, आपको यहीं थाने आना होगा। फोन रखते ही थाने में हलचल मच गई। रवि सिंह और सुरेश एक दूसरे को घूरने लगे, मानो दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हों। बाकी सिपाही चुपचाप अपने अपने कोनों में खड़े हो गए। करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। गाड़ियों से डीएम साहब, उनके साथ एसीएम और 2 अन्य अधिकारी उतरे। उनके आते ही माहौल में एक और खामोशी छा गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी तो दूर, आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। डीएम साहब सीधे कमिश्नर मिस्टर वर्मा के पास आए। सर, आपने जो फोन पर बताया था, मैं पूरी बात सुनना चाहूंगा। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी की ओर इशारा किया। यह मेरी बेटी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसे एक नागरिक की तरह देख रहा हूं, न कि अपनी संतान के रूप में। सड़क पर इसे बिना वजह रोका गया, झूठा चालान मांगा गया, बदतमीजी की गई, थप्पड़ मारे गए और फिर थाने में गंदे लॉकअप में डाल दिया गया, वह भी बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की जांच अभी और यहीं शुरू करें। डीएम साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अभी जांच शुरू होती है। सबसे पहले डीएम साहब ने आदेश दिया, जिस जगह घटना हुई थी वहां से तुरंत किसी भी नागरिक को लाकर बयान लिया जाए और थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश की जाए। थाने के एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, सड़क पर घटना के वक्त कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तो तुरंत उन्हें बुलाओ। 2 घंटे के भीतर 3 लोग थाने में पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग दुकानदार थे, जिन्होंने साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी। हेलमेट नहीं था, यह सही है, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरे गवाह, एक कॉलेज के छात्र ने मोबाइल से बनाया वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा था सुरेश प्रिया को थप्पड़ मार रहा है, RS 5000 के चालान की धमकी दे रहा है और आसपास के लोग देख रहे हैं। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया। डीएम साहब ने सुरेश की तरफ देखा। आपने गिरफ्तारी की क्या वजह दर्ज की? सुरेश पसीना पोंछते हुए बोला, सर, उसने हमें गालियां दी और धमकाया। डीएम ने तुरंत बीच में टोक दिया, और यह आरोप साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? सुरेश खामोश हो गया। अब थाने के सीसीटीवी फुटेज की बारी थी। फुटेज में दिखा, प्रिया को बिना किसी पूछताछ के सीधे लॉकअप में डाला जा रहा है। सुरेश और रवि सिंह दोनों मिलकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं और किसी तरह का लिखित बयान या गिरफ्तारी का कागज तैयार नहीं किया गया। एसीएम ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह पूरी तरह से गैर कानूनी हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह गंभीर अपराध है।
डीएम ने रवि सिंह से पूछा। एसएचओ साहब, थाने के मुखिया होने के नाते आप पर यह जिम्मेदारी थी कि आप किसी भी नागरिक के साथ कानून के अनुसार पेश आएं। आपने कार्यवाही क्यों नहीं रोकी? रवि सिंह ने बेमन से कहा। सर, मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर सही है और लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। डीएम ने तीखी नजरों से देखा। सोचा, कानून सोच के आधार पर नहीं, सबूत और प्रक्रिया के आधार पर चलता है। आपने न तो जांच की, न ही रोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप इस गैर कानूनी काम में बराबर के भागीदार हैं। करीब 3 घंटे की पूछताछ, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद डीएम साहब ने अपना फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर सुरेश और एसएचओ रवि सिंह दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच और आईपीसी की धाराओं 323 मारपीट, 446 गैरकानूनी तरीके से रोकना और 106 कानून के खिलाफ कार्रवाई के तहत केस दर्ज किया जाएगा। थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों ने पहली बार देखा कि वर्दी पहनने वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। सुरेश और रवि सिंह के चेहरे उतर गए और वे सिर झुकाए खामोश खड़े रह गए। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी की ओर देखा। आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। बेटी, आज तूने सहा बहुत कुछ, लेकिन तूने किसी भी गलत मांग के आगे झुककर चुप नहीं रही। यही हिम्मत एक आम नागरिक को रखनी चाहिए। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। पापा, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और गलत हाथों में कितना खतरनाक। डीएम साहब ने जाते जाते कहा, यह मामला पूरे रानीपुर जिले के लिए एक मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस वाला हो या आम नागरिक। उस दिन के बाद उस थाने में हर पुलिस वाले के व्यवहार में बदलाव देखा गया। कोई भी बिना वजह चालान काटने या धमकी देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबने देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद। स्थानिक जिला पुलिस थाना। दोपहर का समय। थाने में चाय की खुशबू और हल्की सी ऊब फैली हुई थी। कुछ सिपाही मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ कागज पलट रहे थे। तभी दरवाजे से एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। साहब, मेरी मदद कीजिए। दरवाजे पर खड़ा था एक थका हारा बुजुर्ग। उम्र कोई 70 से 75 के बीच, चेहरा झुर्रियों से भरा, कपड़े मैले कुचैले, हाथ में एक फटा हुआ झोला। आंखों में थकान से ज्यादा कुछ और था, एक उम्मीद, या शायद आखिरी उम्मीद। अबे ओ बाबा, यहां भीख नहीं मिलती, निकलो बाहर, एक सिपाही ने झुंझुलाकर कहा। मैं भीख नहीं मांग रहा बेटा, मेरा सामान चोरी हो गया है, एक शिकायत दर्ज करानी है, बुजुर्ग ने धीमी पर साफ आवाज में कहा। सिपाही ने ठंडी नजर से देखा और फिर मुंह फेर लिया। चोरी क्या चोरी हो गया? कटोरी या चप्पल? देखो बाबा, टाइम मत वेस्ट करो, बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना बटुआ और उसमें मेरी बीवी की दवा के पैसे थे और मेरी पुरानी पेंशन की पर्ची। थाने में कोई हंस रहा था, कोई नजरें चुरा रहा था, लेकिन तभी अंदर के केबिन से किसी ने पूछा, क्या हुआ बाहर? कौन है? यह आवाज थी एसपी आदित्य प्रताप सिंह की। कड़क आवाज, आंखों में तेज और चेहरे पर अनुशासन की सख्ती, पर दिल का साफ यही कहा जाता था उनके बारे में। सिपाही ने अनमने से जवाब दिया, कोई बूढ़ा आया है सर, चोरी का केस बताकर भीख मांग रहा है। अंदर से कोई फाइल पटकी गई। चोरी का मामला है तो सुनो, भीख मांगना और शिकायत करना दो अलग चीजें हैं, भेजो उसे अंदर। बुजुर्ग कांपते हुए अंदर पहुंचा। एसपी साहब ने सामने देखा, उनकी निगाहें उस चेहरे पर जमी रहीं, कुछ पल कुछ ज्यादा ही लंबा। बैठिए बाबा, बताइए क्या हुआ? आवाज में सख्ती नहीं थी, एक अजीब सी नरमी थी। बुजुर्ग ने थैले से एक पुरानी फटी डायरी निकाली। मैं बस्ती नंबर 11 में रहता हूं, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। कल बाजार गया था, एक आदमी धक्का मार गया। जब संभला तो मेरा बटुआ नहीं था, उसमें मेरे पेंशन के कागज थे और कुछ दवाई के पैसे। एसपी आदित्य की आंखें उस डायरी पर टिक गई। वहीं एक पुराना नाम लिखा था, हरिनाथ। एसपी की सांस एक पल को रुक गई। क्या नाम बताया आपने? उन्होंने धीरे से पूछा। हरिनाथ? हरिनाथ सिंह, बुजुर्ग ने जवाब दिया। एसपी की उंगलियां को धीमे धीमे मेज पर थिरकने लगी। बाबा, आपकी बाजू पर यह निशान कैसा है? उन्होंने इशारा किया। बुजुर्ग ने आहिस्ता से बाजू ऊपर की एक पुराना जला हुआ निशान, कुछ वैसा ही जैसा एसपी आदित्य ने अपने बचपन में देखा था, अपने पिता के हाथ पर। आपका कोई बेटा है बाबा? सबने सवाल किया, गले में कुछ अटका हुआ सा। बुजुर्ग ने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर थक कर बोला, था बहुत साल पहले एक रेल दुर्घटना में हम बिछड़ गए थे। आदित्य सीपी की आंखों में नमी उतर आई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। वह अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे आगे बढ़े और सामने झुककर पूछा, बाबा, आप मुझे पहचानते हैं? बुजुर्ग ने झुककर देखा, फिर जैसे समय की परतें खुलने लगी, चेहरे का तेज वो नजरें और वो नाम आदित्य। आवाज कांप रही थी और साथ ही कमरे की दीवारें भी। थाने के भीतर वह पल जैसे थम सा गया था। एसपी आदित्य की आंखें
अब नमी से भरी थीं, लेकिन वह सख्त चेहरा, जो जिले भर में डर और इज्जत दोनों का प्रतीक था, अब थरथराने लगा था। बाबा, आप ही हो ना? हरिनाथ सिंह मेरा बाबा। बुजुर्ग की आंखें पल भर के लिए खुली की खुली रह गईं। वो आदित्य की आंखों में देख रहे थे, जैसे किसी भूले बिसरे सपने को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। तू तू मेरा आदित्य है। उसकी कांपती आवाज में भरोसे और डर का अजीब मिश्रण था। एसपी ने आगे बढ़कर धीरे से उनके हाथ थाम ली। हाँ बाबा, मैं ही हूं, आपका बेटा, जिसे आपने स्टेशन पर आखिरी बार देखा था। बुजुर्ग का शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। होंठ हिल रहे थे पर शब्द नहीं निकल रहे थे। एक पल के लिए वह फर्श पर ही बैठ गए और एसपी भी घुटनों के बल नीचे आ गया। सिपाही और कर्मचारी जो अब तक खड़े तमाशा देख रहे थे, सन्न रह गए। जो बुजुर्ग उन्हें झूठा शिकायत करता लग रहा था, वही इस थाने के सबसे ताकतवर अफसर का बाप निकला। लेकिन बाबा, आप कहां चले गए थे? उस रात के बाद आप कभी नहीं मिले? आदित्य की आवाज टूट रही थी। हरिनाथ ने धीरे धीरे जवाब दिया। वह रेल हादसे की रात मैं तुम्हें ढूंढता रहा बेटा, लेकिन भगदड़ में सब बिछड़ गए और फिर मैं घायल हो गया। अस्पताल में महीनों रहा, फिर समझा कि शायद तू नहीं रहा। मैं रहा बाबा, मैं जिंदा रहा। एक अनाथालय में पहुंचा, तुम्हें ढूंढता रहा, बड़े होकर आईपीएस बना। सोचा अगर कभी कोई सुराग मिलेगा तो, लेकिन तुम्हारा नाम, शहर सब खो गया था। एसपी की आवाज भी अब बह रही थी। बुजुर्ग ने थरथराते हाथों से बेटे का चेहरा छू लिया। तू कितना बड़ा हो गया और अफसर बन गया बेटा। पूरा थाना अब भावुक हो गया था। कोई चुपचाप आंखें पोंछ रहा था, कोई छुपकर वीडियो बना रहा था। लेकिन उस पल में कोई नियम, कोई वर्दी, कोई औपचारिकता नहीं थी। सिर्फ एक बाप और एक बेटे की मुलाकात थी, जो जिंदगी भर अधूरी रही थी। एसपी ने आदेश दिया, सभी रिकॉर्ड करो कि बाबा की शिकायत पर अब एफआईआर दर्ज होगी और इस केस की तह तक जाया जाएगा। सभी अफसर हरकत में आ गए। एक सिपाही चाय लेकर आया। बाबा जी कुछ खाइए, बहुत देर से भूखे होंगे। एएसपी ने खुद जाकर अपने केबिन से एक कपड़ा लाया और पिता के पैरों से धूल साफ की। मैंने कितनी बार भगवान से मांगा था कि एक बार मिलवा दो, बस एक बार। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा बाबा। बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ बाबा, अगर आपकी दुआ ना होती तो आज मैं एसपी नहीं होता। मेरा पूरा जीवन आपसे ही तो है। थोड़ी देर में प्रेस को भी खबर मिल गई थी। थाने के बाहर मीडिया इकट्ठा हो चुकी थी। एएसपी आदित्य ने जो किया, वह आज का सबसे बड़ा संदेश है। एक पत्रकार ने कहा, और शायद वह सही था, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक गुमशुदा बाप और बेटे की नहीं थी। यह कहानी थी हर उस इंसान की जिसे दुनिया ने भुला दिया, लेकिन किस्मत ने नहीं। हार्ड शाम ढल चुकी थी। पुलिस स्टेशन की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन एक कोना अब भी भावनाओं से भरा हुआ था। एसपी आदित्य प्रताप सिंह अपने पिता को अपने सरकारी वाहन में बिठाकर अपने सरकारी आवास की ओर जा रहा था। रास्ते भर दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन वह चुप्पी बोझिल नहीं थी। वह चुप्पी उन सालों की थी जिन्हें शब्दों से भरना मुश्किल था। बुजुर्ग हरिनाथ सिंह खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे हर एक दृश्य उनके लिए नया था। बहुत बदल गया है यह शहर, उन्होंने धीरे से कहा। शहर बदला है बाबा, पर आपका बेटा अब भी वही है जो आखिरी बार स्टेशन पर आपके गले लगकर रोया था। आदित्य ने गाड़ी चलाते हुए कहा। घर पहुंचने पर आदित्य की पत्नी सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि एसपी साहब इतने भावुक क्यों हैं और साथ में कौन है। सीमा, मिलो, ये मेरे पिताजी हैं। सीमा चौंक गई। आपके? लेकिन आपने तो कहा था। हाँ, मैंने भी यही समझा था कि वह नहीं रहे, लेकिन किस्मत ने आज मुझे फिर से उनका बेटा बना दिया। सीमा ने तुरंत उनके पैर छुए और उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले गई। रात का खाना दोनों ने साथ खाया। बहुत सालों बाद खाने के बाद आदित्य पिता के कमरे में बैठा, उनके पैरों के पास बैठकर पुरानी बातें सुन रहा था। हरिनाथ ने धीरे से कहा, बेटा, तुझसे कुछ छुपाया है। आदित्य चौंका। क्या बात है बाबा? तू जब अनाथालय पहुंचा था, मैं तुझे ढूंढने निकला था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। तेरी माँ भी थी मेरे साथ। आदित्य के चेहरे से रंग उड़ गया। माँ? हाँ बेटा, वो जिंदा थी, लेकिन हादसे के बाद मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी, और जब तू नहीं मिला, वो टूट गई। मैंने उसे एक सेवा संस्थान में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज हो सके। तो क्या वह अब भी वही है? अब तक मैं हर महीने जाकर मिलता था, पर पिछले महीने मेरी जेब कट गई, दवाई के पैसे भी चले गए। तभी शिकायत दर्ज कराने गया था। एएसपी आदित्य खड़ा हो गया। मैं अभी चलूंगा बाबा, मां को लेकर आऊंगा। मैं अब कोई अधूरा रिश्ता नहीं छोड़ना चाहता। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल पड़े। आज तू वाकई बड़ा अफसर ही नहीं, बड़ा बेटा भी बन गया है। कुछ घंटों बाद एसपी की गाड़ी शहर के एक सेवा आश्रम में रुकी। वहां एक कोने में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। सफेद बाल, शांत चेहरा, खोई हुई सी निगाहें। एसपी धीरे धीरे उनके पास गया।
मां आवाज में कांपता पर अपनापन भी। महिला ने पलट कर देखा। कई सालों की धुंध जैसे छटने लगी। आदित्य, उसकी आंखें पहली बार चमकी। एएसपी आदित्य ने झुककर उनका हाथ थामा और बोला, हाँ मां, मैं आ गया हूं। आपका बेटा सेवा आश्रम की नर्सें, स्टाफ सब उस पल को देख रहे थे। एक बिछड़ा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया था। सुबह की पहली किरणें जब एएसपी आदित्य प्रताप सिंह के घर की खिड़कियों से अंदर आई, तो घर के अंदर की रौनक कुछ अलग ही थी। बरसों बाद उस घर में सिर्फ चाय की खुशबू नहीं, एक मां की ममता, एक पिता का स्नेह और एक बेटे की संतुष्टि का उजाला फैला था। आदित्य ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरा घर है, मेरा परिवार है। सीमा ने हाथ में आरती की थाली ली और दोनों बुजुर्गों की पूजा की। मां बाबा, आप दोनों हमारे लिए भगवान हैं। उस दिन थाना परिसर में एक विशेष सभा रखी गई। सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया और स्थानीय लोग मौजूद थे। एएसपी आदित्य प्रताप सिंह मंच पर खड़े थे और उनके पास बैठे थे उनके मां बाप हरिनाथ सिंह और श्रीमती सावित्री देवी। आदित्य ने माइक उठाया और कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि एक बुजुर्ग की शिकायत के लिए मैंने थाने को रोका। क्यों? इतना गंभीर क्यों हुआ, तो सुनिए। सारा मंच सन्न हो गया, क्योंकि वह बुजुर्ग सिर्फ कोई पीड़ित नहीं था। वो मेरे पिता थे, जिनसे मैं बचपन में रेल हादसे में बिछड़ गया था, और कल इतने वर्षों बाद इस थाने में वह मुझसे फिर मिले। कल जो मेरी वर्दी थी वह एक पुलिस अफसर की थी, पर आज जो जो मैं पहना हूं वह एक बेटे का फर्ज है, और यह फर्ज मैं कभी नहीं छोड़ सकता। सभा में बैठे कई लोग रो पड़े। कुछ ने तालियां बजाई, कुछ सन्न थे। इसके बाद आदित्य ने एक नई योजना की घोषणा की। हर थाने में एक सम्मान कक्ष बनाया जाएगा, जहां हर बुजुर्ग की शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी मजाक के। क्योंकि जो लोग हमें जन्म देते हैं, जो लोग देश के लिए जीते हैं, उन्हें आखिरी सफर तक सम्मान मिलना चाहिए। मीडिया हेडलाइंस, एसपी के थाने में मिला सालों बाद बिछड़ा पिता। देश की आंखें नम। आदित्य प्रताप सिंह बने आदर्श बेटा, नई मिसाल। अब बुजुर्गों की शिकायत होगी सबसे पहली प्राथमिकता। पुलिस विभाग में बदलाव। शाम को आदित्य अपने पिता के पास बैठा था। बाबा, एक बात कहूं? हाँ बेटा, अब मैं आपकी पुरानी डायरी को डिजिटल करवा रहा हूं। आपकी लिखी यादें, कविताएं सब देश पढ़ेगा। हरिनाथ मुस्कुराए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा बनेगा और फिर मुझे ढूंढेगा। आपने कभी छोड़ा नहीं बाबा। किस्मत ने हमें देर से मिलाया, पर अलग नहीं कर पाई।